लाइव वेबिनार के शुभारंभ के लिए मेरा अनुरोध है जस्टिस उमेश चंद जी माहेश्वरी साहब महू से कि वे दीप प्रज्वलित करें और आज के इस लाइव वेबिनार का शुभारंभ करें। श्री उमेश माहेश्वरी जी लोकायुक्त मध्य प्रदेश, जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आदरणीय जस्टिस उमेश चंद जी माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सम्माननीय उमेश चंद माहेश्वरी साहब से अनुरोध करूं कि वे आज के इस वेबिनार पर 2 शब्द अपनी भावना के प्रस्तुत करें। आदरणीय उमेश चंद जी माहेश्वरी जी। परम आदरणीय समाज के नेतृत्व करने वाले बंधुगण, अध्यक्ष महोदय, संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी मौजूद हैं, विशेषकर माहेश्वरी महिला मंडल से जुड़े हुए पदाधिकारी जो अपना व्यस्त समय इसमें दे रहे हैं, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। अब ये तो फील्ड है जो है ईश्वर के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं, चिकित्सा जगत के चिकित्सक लोग, उनकी फील्ड का विषय है। लेकिन माहेश्वरी समाज जो समाज की सेवा विभिन्न क्षेत्रों में करता रहता है और विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ आज स्वास्थ्य जगत के लिए भी सेवा का रास्ता खोलते हुए और हर आदमी के लिए एक उपयोगी सलाह मशवरा और आज उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं खुद कोरोना से ग्रस्त रहा हूं और 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल से लौटा हूं और इसलिए मैं इसकी और गंभीरता को समझ सकता हूं कि बड़ा गंभीर विषय है। इसके घर में ये विषय नहीं घुसा है, उसे तो बड़ा मजाक का विषय भी लगता होगा, उसे बड़ा वैसा लगता होगा कि क्या है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिनके परिवार ने अपनों को खोया है, जिनके परिवार के अंदर ये बीमारी आ गई है, उन परिवारों से जाकर के पूछें तो आपको अंदाज लगेगा कि किस प्रकार का नुकसान हो रहा है। और समाज का ये जो नुकसान होगा, ये अपूरणीय नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। और ऐसे समय में मैंने अस्पताल में देखा कि चिकित्सक लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर के और सेवा करते हैं। एक एक पेशेंट के पास जाते हैं, एक एक पेशेंट की सेवा करते हैं, उसके दुख दर्द को पूछते हैं। मैं उन चिकित्सकों के जज्बे को सलाम करता हूं, उन चिकित्सकों को झुक के प्रणाम करता हूं, जिन चिकित्सकों के कारण आज हमारा समाज सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं। और विशेषकर हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर महानगर में, हर छोटे नगर में, जहाँ छोटे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, हमारे अपने समाज के कई चिकित्सक जो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत तज्ञ हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, वे विशेषज्ञ भी इस दौरान टेलीफोन पर, इस दौरान पर व्हाट्सएप पर, इस दौरान पर अन्य संचार माध्यम से, इस दौरान अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सहयोग दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इस समय इस बीमारी के अंदर सहयोग और मार्गदर्शन से ही हमारा और मनोबल बढ़ता है। और मनोबल यदि बढ़ता है तो इस बीमारी से हम सामना कर सकते हैं, इस बीमारी से लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई तो पेशेंट को खुद को लड़ना है, लेकिन डॉक्टर उसमें जितना सहायक हो सकता है उतना कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता है। जितने भी चिकित्सक लोग जिन जिन के नाम उसमें वेबिनार में आए हैं, उन सभी चिकित्सकों का मैं तहे दिल से बड़ा सम्मान करता हूं और उन सबके प्रति अपनी आदर की भावना प्रकट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपका लाभ आज इस वेबिनार के माध्यम से तो हम सभी को, समाज जन को, और जो जो लोग इसमें शामिल होकर सुन रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा ही। हम संपूर्ण विश्व का सुख चाहते हैं, संपूर्ण विश्व परिवार का सुख चाहते हैं और सब सुखी हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। इसी भावना के साथ मैं आयोजकों को और यह मंच हैंडओवर करता हूं। वे संबंधित चिकित्सकों से हम सबको मार्गदर्शन दिलवाकर हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप पंकज अटल टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया। बहुत परिचय दूं आज के अतिथिगण, रायपुर से श्री राजेश जी मंत्री। राजेश जी मंत्री जी हमारे इस आज के इस भव्य वेबिनार के अतिथि हैं। कांटाफोड़ से हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री राजेश जी होलानी जी आज के इस वेबिनार के अतिथि हैं। और बुरहानपुर से हम सबके ज्येष्ठ हमारे मार्गदर्शक भैया सुरेश जी लखोटिया आज के इस वेबिनार के अतिथि हैं। इस कार्यक्रम के पीछे क्या सोच रही
जब से कोरोना की बीमारी आई है तब से पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रादेशिक सभा के संगठन मंत्री और ये जो बीमारी है इसमें पूरी दमखम के साथ अपनी टीम के साथ जिनने काम करने का जज्बा और लगाया और जिन्होंने पूरी टीम को खड़ा करके प्रदेश में एक टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स का गठन किया, ऐसे डॉक्टर पंकज अटल जिन्होंने पूरे युवाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और सारे युवाओं को एकजुटता से बांध करके और इतनी बड़ी एक टीम खड़ी की जो आज पूरे प्रदेश के अंदर के कोरोना बीमारी के लिए टीम कोरोना वॉरियर्स के नाम से काम कर रही है। मैं आदरणीय पंकज अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्या, किस सोच से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की टीम का गठन किया और पूरे प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया। पंकज अटल जी अपने इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। डॉक्टर पंकज अटल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कि कोई एक सोच होती है, उस सोच के कारण ही हम लोग किसी काम को करने की मेहनत करते हैं, जज्बा रखते हैं। और इस कड़ी में मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे भाई योगेश जी मुंद्रा जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे पूरा समय पूरा कंसंट्रेशन हम पर दिया और एक अच्छे हॉस्पिटल के चयन में पूरी मदद करी, अच्छे डॉक्टर के चयन में मदद करी, जबकि वो किसी एक आयोजन में, निजी आयोजन में, खुद के आयोजन में बिजी थे। और आगे चल करके जब जनवरी 25 को मुझे ये फीलिंग आई कि जब सब लोग कह रहे थे कोरोना जा रहा है, लेकिन इस नए स्ट्रेन के साथ हमारे यहाँ पर शुरुआत हुई, तब मुझे लगा कि शायद हमारे और बंधु जब ये कोरोना आगे बढ़ने लगा तब हमारे सारे भाई बंधु जब परेशान होने लगेंगे, क्योंकि इंदौर के साथी तो इंदौर में बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी है, किंतु आसपास पूरे प्रदेश के साथी लोग जब इंदौर आने की कोशिश करते हैं और इंदौर आते हैं तो उन्हें सबसे पहला प्रश्न आता है किस हॉस्पिटल में जाएं। महामारी ने इस तरह से रूप धारण कर लिया कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, अब बेड ढूंढना है। तो इस सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक कहानी थी कि हमें एक टीम की जरूरत है। साथियों ने बहुत प्रेम के साथ, बहुत आदर के साथ इस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने हमारे इस आग्रह के साथ टीम कोरोना वॉरियर का हम लोगों ने एक निर्माण कर लिया। मुझे भी पता नहीं लगा, 15 लोगों के साथ चालू करी हुई टीम 2 दिन के अंदर ही कहाँ 450 मेंबर्स हमारे इसमें जुड़ गए और 450 साथी भाइयों ने मिलकर के आज पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश भर से आने वाले भाइयों को इंदौर में हॉस्पिटल की व्यवस्था कराने में जो मदद की और जिस तन्मयता के साथ, अब मैं नाम अगर लूं तो काफी सारे हमारे साथी भाई हैं। जब भी आधी रात को हम लोग अगर देखते हैं हॉस्पिटल के लिए कोई आदमी मुझे फोन करता है, भैया हम निकल गए, अब वो तो निकल गया, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लेकिन वो ये कह देता है हम तो निकल गए क्योंकि पेशेंट सीरियस है। ऐसी दशा में हमारे पास तत्परता के साथ विशेष रूप से 2 ही नाम नजर आते हैं, वो हमारे रविंद्र राठी मुंडा काके जी और हमारे प्रिय साथी भाई रुपेश जी भूतड़ा, जो आधी रात में किसी भी हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाकर हमें बिस्तर दिलाने के अंदर मदद करते हैं। बिस्तर दिलाने में हमारे और भी साथी भाइयों ने हमारी बहुत मदद की। भाई अखिलेश राठी सहारनपुर से हैं सब। और इसी तरह से जब अभी प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है तो प्लाज्मा को लेकर के एक थेरेपी का आयोजन किया गया कि भाई प्लाज्मा का काम कैसे किया जाए। हर पेशेंट को 2 से 3 यूनिट प्लाज्मा लग रहा है, किसी किसी को 3-4 लग रहा है। तो इस प्लाज्मा के संदर्भ में क्योंकि हमारे साथी भाई प्रकाश लखोटिया जी जो कि शुरू से ही ब्लड डोनेशन के काम में काफी इंटरेस्ट लेते थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि प्रकाश भाई क्यों ना इस काम के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कि सहर्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया कि चूंकि मेरे रुचि का काम है, पंकज भैया निश्चित रूप से अपन इस काम को करेंगे। और उस काम के लिए प्रकाश भैया के 40 साथियों की टीम जो रात दिन जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ऐसे साथी भाइयों से फोन लगा कर पूछ रहे हैं। डेली 500 से 700 लोगों को कॉलिंग की जाती है, तब जाकर कहीं 10 से 20 लोग हाँ भरते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए। तो हमें वो डोनर्स भाइयों को कॉलिंग करके उनके नंबर के माध्यम से उनको डोनर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम लोग प्लाज्मा का काम पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकाश भाई की और उनकी पूरी टीम जो कभी ये नहीं कह रही है कि हमारा नाम होना चाहिए, नाम के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से समर्पण भाव के साथ, सेवा के साथ और सिर्फ एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम साधुवाद का पात्र है। मैं प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूं कि इस विपरीत घड़ी में जब सेकंड वेव के अंदर अच्छे अच्छे लोग घर से बाहर निकलना भूल गए हैं और इसी दशा में हमारे पूरे साथी भाई घर बैठे कैसी मदद कर सकते हैं, कितना संभव है और कैसे संभव है, इन कामों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक नाम और लेना चाहता हूँ भाई भरत जी सारडा का, जिन्होंने भी
काफी समय हमें दिया इस बात के लिए कि हमारे किसी भी साथी को दवाई की समस्या नहीं आना चाहिए। हमारे घनश्याम जी काकानी साहब और ललित जी काकानी, इनका हॉस्पिटल है, इन्होंने भी विशेष रूप से कहा कि अगर कोई भी समाज बंधु आता है तो सबसे पहले आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, कोशिश करके हम उन्हें अस्पताल मुहैया कराएंगे। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने रात दिन एक करके प्रत्येक साथी भाई को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की। हमें कई बार ऐसे भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां पर थोड़ी आर्थिक रूप से भी कई सारी समस्याओं के सामना करने के दौरान हमें थोड़ी मदद की जरूरत थी। तो उस मदद में हमारे भामाशाह लोगों की कोई कमी नहीं थी और हमारे पास इस रूप में भरत जी सारड़ा और हमारे बाकी जो साथी भाई हैं, अजय जी मुंद्रा साहब, जो भी संचालन तो कर रहे हैं, लेकिन ये जीरापुर में बैठे बैठे डेली कहीं ना कहीं 1, 2, 4, 5 पेशेंट्स की व्यवस्थाएं करते हैं और उनको कहीं ना कहीं सहयोग करने की भावना से काम करते हैं। हमारे इसी मिशन को आगे बढ़ाने में इंदौर माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपने भवन हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए इस भावना के साथ कि आप इन्हें माहेश्वरी भवन के अंदर जो भी कोरोना के पेशेंट के साथ अटेंडर बन के आ रहा है, वो अटेंडर साथी भाई यहाँ पर रुके, उनके भोजन भजन की व्यवस्था नीलेश जी भूतड़ा, मधुसूदन जी भल्लिका आदि हमारे साथियों ने और कई सारे ग्रुप ने, संयुक्तागंज माहेश्वरी समाज ने, ऐसे कई सारे साथियों ने मिलकर के कर दी, जो निश्चित रूप से उन सबके लिए संबल का काम करती रही। तो मैं असावाजी वगैरह जितने भी आदरणीय समाज बंधु हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी राजेश जी मुंगड़ भाई साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है कि कोई दवाई नहीं मिल रही है तो 5-25 हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर्स पर वो कांटेक्ट करते हैं, उस दवाई को दिलाने की कोशिश करते हैं। भाई गोविंद धूत जो हमारे वहां पर है कन्नौज में, वो वहां से बैठे बैठे दवाई की व्यवस्था कराते हैं, दुकानों के नाम बताते हैं। जितने भी मेडिकल के काम करने वाले हमारे एक्सपर्ट्स भाई हैं, जिनकी दुकानें हैं प्रदेश भर में और इंदौर में, वो अपने सारे ग्रुप के अंदर जैसे ही किसी को दवाई की जरूरत पड़ती है, वो सारे दवाई के लिए कहीं ना कहीं सारे अपने होलसेलर्स को बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दवाई हमारी साथी को दी जाए। रत्नेश जी थेपड़िया हमारे अलीराजपुर से है, पर वो भी उज्जैन में उनके कुछ परिचित लोगों के डॉक्टर के हॉस्पिटल से, वहां पे भी हमें मदद करते रहते हैं। तो ऐसे हमारे सारे साथी भाई जुड़ते गए। और सबसे विशेष बात, जैसे अजय भैया ने कहा कि यूथ जुड़ रहा है, निश्चित रूप से अच्छे काम करने जाते हैं तो यूथ भी आ रहा है। अजय भैया, हमारे इस ग्रुप में 40 ऐसे नए साथी जुड़ गए हैं जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं। जस्ट भर हॉस्पिटलों को फोन लगाते हैं, पूछते हैं भैया आपके यहाँ बिस्तर खाली है, कौन सा बिस्तर खाली है, और वो अगर जिनको बिस्तर खाली मिलता है तो हमारे ग्रुप में सूचना दी जाती है कि आज इस हॉस्पिटल में इतने बिस्तर खाली हैं। और हमारे बीच ऐसे ही एक स्नेहल गट्टानी है जो डॉक्टर गट्टानी जी की बेटी है, और पल्लव सोढ़ानी जी हैं जो बड़ौदा से सीए कर रहे हैं। वो 1-2 नाम ले रहा हूं मैं। ये इतने अनमोल समय अपना दे रहे हैं जबकि इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका समय समाज के लिए जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में जा रहा है। सीए अंकित माहेश्वरी जी, अमित बियानी जी महू से हैं। ये सब लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इनका किसी का कोई उद्देश्य नहीं है कि पर्दे पर आना है और काम करना है। तो मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए अपने पूरी टीम का, पूरे समाज बंधुओं का सादर नमन करता हूं, और इस भावना के साथ कि आने वाले समय में हम लोग इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके माध्यम से हमारे एक भी समाज बंधु को, एक भी राष्ट्रीय बंधु को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में ठीक करने का और उन्हें सही करके घर पहुंचाने का माजदा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी डॉक्टरों का शत नमन करता हूं, मेरे साथियों का नमन करता हूं। जय महेश, जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के पटल पर मुझे बोलने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद एवं आभार। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मैं आज इस पटल पर बस एक सामान्य सी बात बोलना चाहूँगा कि अगर इस बीमारी से हमें जीतना है तो हमें ऐसी समझदारी का प्रदर्शन करना होगा जिससे कि बहुत ही साधारण कहा जाता है, और वो समझदारी है अपने लक्षण जल्दी पहचान के जल्दी चिकित्सक के सम्मुख प्रस्तुत होना, उचित जांच, उचित इलाज करवाना एवं बीमारी के पकड़ में आने पर घबराने की जगह उचित व्यक्ति के सलाह अनुसार चलकर बीमारी से निदान पाना। ये शब्द कहने में जितना आसान है, करने में उतने ही कठिन है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे ऊपर छोड़ा जाता है जैसे ही हम बीमार हो जाते हैं कि हम काफ़ी घबरा जाते हैं।
हम डर जाते हैं। डरना जहाँ जरूरी है, वहीं इस डर को खुद के ऊपर हावी न होने देना अत्यंत आवश्यक है। आप और हम सभी मिलकर समझें कि यह कोरोना का काल है। इस काल में मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, अन्यथा एकत्रित न होना, घर से बाहर न निकलना अभी तक की सबसे सफलतम दवाइयाँ हैं। जो व्याप्त दवाइयाँ मार्केट में जैसे कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर उपयोग में दी जाती हैं, हमें समझना होगा कि इन सब दवाइयों का एक लिमिटेड फायदा है। टोसिलिजुमेब के इंजेक्शन को रामबाण का दर्जा दिया जाता है, बट वह सिर्फ एक मददगार इंजेक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आइए हम सब मिलकर कोरोना के इस दानव से लड़ें। कोरोना के दानव से लड़ने में सही ज्ञान, प्रॉपर विज्ञान, उचित चिकित्सकीय परामर्श एवं बेसिक समझदारी ही हमारे असल हथियार है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। तो आइए अपर्णा जी सोडानी, डॉक्टर अपर्णा सोडानी जी, आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं शुरू से इससे जुड़ी हुई हूँ और टीम माहेश्वरी कोरोना वायरस का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम आगे बढ़ते हैं। आपकी क्वेरीज क्या है योगेश जी, आप पूछेंगे? गुड इवनिंग डॉक्टर अपर्णा मैम। मैम मैं जानना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो कोविड पेशेंट्स में पॉजिटिव आने के बाद हम लोग किस दिन सीटी स्कैन करवाएं और कब तक हम लोग सीटी स्कैन का फॉलो अप कर सकते हैं? एक्चुअली सीटी स्कैन में जब फाइंडिंग आती है, जैसे कि पहले भी अपने को मालूम पड़ा है, 5वें दिन से 7वें दिन के बाद ही सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स आती हैं। उसके पहले भी थोड़ा बहुत छोटा छोटा पैच दिख सकता है, लेकिन कंफर्मेटिव टेस्ट आपको 5 से 7 दिन में सीटी में फाइंडिंग डेफिनेटली मिल जाती है। और ये 99% सेंसिटिव है कि आपको आपका लंग कितना इन्वॉल्व हुआ है वो मालूम पड़ जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो जी मैम, जी कंटिन्यू मैम। मैं वही कह रही थी कि 5 से 7 दिन बाद कराने पे डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपका लंग में कितने इन्वॉल्वमेंट है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे वो जिस तरह से अब हम लोगों का सोशल मीडिया पर प्रिस्क्रिप्शन जो है बेसिक प्राइमरी ड्रग्स का कोविड के लिए उस तरह से चल रहा है, कोविड मार्कर्स जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो करवा लेते हैं। उसी तरह से काफी लोग सीटी स्कैन भी बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के करवा रहे हैं। तो डे 1 डे 2 जैसी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होता है, जब भी उन्हें लक्षण पता चलने लगते हैं वो जाकर और सीटी स्कैन करवा लेते हैं। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? नहीं जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार मरीज अपने आप करवा लेता है, लेकिन वो दिन फर्स्ट डे करा लिया, सेकंड डे करा लिया, हो सकता है उस समय लंग में फाइंडिंग नहीं आए। फिर जब वो 5वें 7वें दिन आएगा तो वो उसके लंग में चेंजेस मिल जाएंगे, फिर बोलेगा हमारे पहले बताया नहीं, गलत करा। ये हमको काफ़ी फेस करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही जाएं। कई बार जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, कई सारे कंट्राइंड, मेनली तो वही है कि गर्भवती हैं अगर आप और अपने आप जाके करा लेते हैं तो ये ठीक नहीं है। उसमें अपने होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है, क्योंकि एक्सरे से रिलेटेड है ना, रेडिएशन से रिलेटेड। तो जब डॉक्टर बोले तभी जाना चाहिए, और मैक्सिमम 5 से 7 दिन में तो 100% आपको रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। कई केसेस में जहाँ RT-PCR नेगेटिव भी होता है, CT स्कैन इतना सेंसिटिव होता है कि वो आपको बता देता है कि आपके लंग अफेक्ट हुए हैं और कितना हुआ है। मैम काफी दर्शक जो देख रहे हैं वो फर्स्ट डे पर सीटी स्कैन करवा लिया ऑनसेट ऑफ सिम्टम के, तो उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें लंग फाइंडिंग कुछ नहीं मिली है, और ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स उनके धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। बट वो बाकी लोगों से लेमन टर्म में ये होता है कि नहीं, हम लोगों ने सीटी स्कैन करवा लिया, उसमें कोई फाइंडिंग नहीं आई है तो हमें कुछ नहीं हुआ है। तो जो मिथ है उनके इस चीज़ के बारे में, सीटी स्कैन के बारे में, थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस पर आप फोकस करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसके अलग अलग टाइम स्लॉट अपन अगर बांट लें तो जैसे आपने समझा कि ये विषाणु जो है अपने नाक और मुंह से अंदर प्रवेश करता है। पहले 3-4 दिन तक ये यहीं पे गले मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है और वहाँ पे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करता है। उसी दौरान अपने शरीर का जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है, वो उसको वहीं रोकने की कोशिश करता है। अधिकांशतः इसी लेवल पे बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन जब जिसकी इम्यूनिटी कम हो और अपना जो रक्षा सूत्र है या तंत्र है वो काम नहीं कर पाए, तो ही वायरस आगे बढ़ के लंग्स को अफेक्ट करता है। इस दौरान पूरा मतलब जो 0 to 4th डे
और 5 से 8 दिन तक ये वहाँ पे डेवलप होता है लंग्स में, उसका फलता फूलता है और 8 से 14 दिन तक ये अपनी पूरी सीवियरिटी मतलब तेज जितना वो कर सकता है डैमेज उतना करता है। 14 दिन बाद थोड़ा स्टेबल होता है और फिर धीरे धीरे ये वहीं पे जमा रहता है। जैसे आपने किसी ने पूछा था कि अगर पेशेंट अगर ठीक भी हो गया है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी चेस्ट लंग्स में फाइंडिंग मिलते हैं, तो वो क्यों? वो इसीलिए कि करीब करीब 3 से लेकर 6 महीने तक भी लंग में हमको चेंजेस दिख सकते हैं। जैसे सर ने बताया भी था कि ये रिकवरी स्टेज में रहता है और वो धीरे धीरे खत्म होने में टाइम लगता है। और जो फाइब्रोसिस अगर एक बार हो जाए तो वो तो जिंदगी भर लगा पेशेंट के साथ ही बना देगा। मैम कुछ लोगों का कहना होता है कि हम एक्सरे करवाएं या सीटी करवाएं, एक्सरे का कितना इम्पोर्टेंस है इस कोविड-19 में? एक्सरे में अपने को इतने जल्दी पता नहीं चल सकता है। एक्सरे केवल उस समय किया जाता है अगर पेशेंट भर्ती हो रहा है, तो एक गाइडलाइन, एक बेस लाइन के हिसाब से एक्सरे चेस्ट हम करवा के रखते हैं, ताकि जैसे जैसे वो अगर उसकी बीमारी बढ़ती है, वो आईसीयू में है, तो उसका फॉलोअप लगातार होता रहे कि वो फिर एक्सरे चेस्ट से आप मालूम कर सकते हैं कि बढ़ गया है, थोड़ा और बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या है। पर सीटी चेस्ट जो HRCT चेस्ट अपन बोलते हैं, जो हाई सेंसिटिविटी मतलब बिल्कुल हाई रिजोल्यूशन सीटी है, तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैम काफी बार हम सुनते हैं कि हाँ किसी कोई कोविड पेशेंट है, उसने अपना सीटी करवाया तो उसके रिलेटिव उन्हें कॉल कर करके पूछेंगे कि क्या सीटी वैल्यू आई, क्या सीटी स्कोर आया, तो डॉक्टर वो मुंडा सीटी जी, स्कोर जो बोलते हैं, जो तो स्कोरिंग मैम हाँ हाँ, सीटी स्कोर का क्या इम्पोर्टेंस है, सीटी स्कोर के बारे में क्या है सीटी स्कोर? जी मैम। कि हमारे दो फेफड़े हैं, 2 फेफड़े को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसका हर हिस्से में देखते हैं कि इसमें कितना अफेक्ट हुआ है लंग, मतलब कितनी डिजीज कहाँ कहाँ अफेक्ट हुई है, तो ये परसेंटेज हम लेते हैं। इसको अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। जैसे कम लेस देन 5 हम उसको 1 नंबर देते हैं, 5 से लेके 25 तक है तो हम उसको 2 नंबर देते हैं, 25 से लेके 50 तक है तो हम उसको 3 नंबर देते हैं, 50 से 75 को 4 और 75 से ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट आपको मिलता है। ये सब्जेक्टिव है, आप देख के समझ सकते हैं कि लंग का इतना हिस्सा में कितने परसेंट इन्फेक्शन है। और जब इन सबको टोटल करते हैं, मतलब जैसे 1 से लेके 25 तक स्कोर आता है, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है उसका मतलब है कि डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा है, ऐसा उसको माना जाता है। मैम बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, पेशेंट को जो डे 1 पर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स थे अब पूरे रिजॉल्व हो गए हैं, पेशेंट अब बेटर फील कर रहा है, जो ऑक्सीजन लेवल था जो पहले नहीं मेंटेन कर पा रहे थे वो अब ऑक्सीजन भी मेंटेन कर पा रहे हैं, बट उसके बावजूद उनका सीटी स्कोर जो है जो पहले था वो उससे काफी बड़ा हुआ है। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज बहुत सारी बार ये पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारा सीटी स्कोर तो बढ़ा हुआ है, मतलब हमारा लंग इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया है, बट हमें सिम्टम्स नहीं फील हो रहे हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस? वो यही है, लंग में चेंजेस जो आते हैं ना, उसको रिजॉल्व होने में, उसको ठीक होने में काफी टाइम लगता है। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 1 से 4 दिन तक तो अपने अपने पाँव जमाता रहता है वायरस, 4 से मतलब 5 से 8 दिन तक वो अपने स्ट्रेंथ बढ़ाता है और लंग में इन्फेक्शन बढ़ाता रहता है और 14 तक वो स्टेबल होने लगता है, 14वें दिन तक, और फिर धीरे धीरे वो रिजॉल्व होगा। तो ये उसको कम मतलब रिजॉल्व होने के लिए, उसको पूरी तरह से हटने के लिए समय लेता है और इसीलिए पेशेंट के लक्षण ठीक हो जाते हैं, उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन लंग में चेंजेस अभी भी बने रहते हैं। ये इसका जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जिन्होंने ये सुना है अभी, तो प्लीज घबराएं नहीं, सीटी स्कोर अगर बढ़ता है तो घबराने वाली बात नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी क्लिनिकल कंडीशन, आपके लक्षण और आपका ऑक्सीजन लेवल अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो सीटी स्कोर को देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल चिंतित ना हो। मैम और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं, जी। तो मैम आपकी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि और किस तरह से हम लोग इसको जल्दी मतलब देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और जल्दी हम लोग इस चीज को पकड़ सकते हैं कि ये कब हम लोगों को एग्जैक्ट ध्यान रखें कि कब हमें क्या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए? CT स्कैन सबसे इफेक्टिव है जो जल्दी से जल्दी ये बीमारी को पकड़ सकता है। ये अपने को ये भी बता सकता है कि कितना लंग इफेक्ट हुआ है और अगर आगे ट्रीटमेंट के लिए भी गाइडलाइन दे सकता है, जिससे डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इतना परसेंट इन्वॉल्वमेंट है, घर पे ठीक हो सकता है, होम आइसोलेशन में हो सकता है, कि कितने परसेंट इन्वॉल्वमेंट है, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, और अगर 50% से ज़्यादा है तो उसको एडमिशन की ज़रूरत है और उसको इतना ये दवाइयाँ या ये मेडिसिन देने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद भी दूसरे क्लिनिकल क्राइटेरिया भी देखे जाते हैं, केवल सीटी फाइंडिंग से ही ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सीवियरिटी या घर में रह के ट्रीटमेंट हो या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस में इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा पार्ट है। ये हर स्टेज पे आपको मदद करता है। सबसे पहले तो डायग्नोसिस में मतलब अगर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी है तब भी आप लंग में फाइंडिंग से पता कर सकते हैं कि हाँ लंग इन्फेक्ट हो गया है और ये कोविड ही है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट कई बार करीब 30% में नेगेटिव आ सकता है। पेशेंट को बीमारी है लेकिन कई सारी जो फेलिसीज है इसके कारण टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आपको बीमारी ज़रूर है। अगर एक्सरे CT टेस्ट भी अगर नेगेटिव आता है, मतलब जैसे आपने जल्दी कर लिया या अभी तक आपके लंग तक नहीं पहुंचा है, तो CT स्कैन भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन इससे ये ना समझे कि आपको बीमारी नहीं है। उसके अगर नेगेटिव आता है तो 5वें दिन से 5 से 7 दिन में फिर से रिपीट CT कराया जाता है और उसमें फाइंडिंग्स भी मिल जाती है। और मैम कुछ दूसरा हाँ ये जी है कि जैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बताया था कि खून के थक्के जमने लगते हैं, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, तो CT स्कैन आपकी उस स्टेज में भी मदद कर सकता है कि पल्मोनरी आपको ये CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी करके पता कर सकते हैं कि लंग में मतलब जो आर्टरीज है लंग्स की उसमें कितना इफेक्ट आया है। इसके बाद फिर एक्सटेंट आपको पता चलेगा ही, और मतलब मेनली कॉम्प्लिकेशंस में भी आपको हेल्प करता है। जैसे कि आप ये म्यूकोरमाइकोसिस की बात चल रही थी, ये जानने के लिए भी अपने को CT स्कैन और MRI मदद करता है। उससे से हम पता कर सकते हैं कि ये बीमारी कितनी अंदर फैली हुई है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस है वो बड़ी इन्वेजिव फंगस है, सभी हड्डियों को तोड़ के ब्रेन की बेस को वो खत्म करके और ऊपर ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस में ये मददगार है। इस हिसाब से CT और मतलब ये पूरा बहुत जरूरी है कि हम इसमें शुरू से इसका फायदा लें और डिजीज को हर स्टेज पे उसको डायग्नोस करें और पहचानें। मैम म्यूकोरमाइकोसिस के केस में हमें कौन सा CT और कौन सा MRI करवाना है, ये दर्शकों का क्वेश्चन है। HRCT जो 3 है, पैरानेजल साइनसिस का हम स्कैन करते हैं, उसमें हमको पता चल जाता है कि साइनसिस में कुछ इन्फेक्शन है, उन्होंने क्या अंदर की हड्डियों को गला लिया है, क्या वो ब्रेन तक पहुंच रहा है। लेकिन जो ब्रेन तक पहुंचने वाला हिस्सा है वो आपको MRI में पता चलेगा, क्योंकि CT में ज़्यादातर आपको हड्डियों की जानकारी मिलती है और एयर कितना है साइनसिस में वो अगर अफेक्ट हो गया तो वो दिखेगा, लेकिन MRI में आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि ऊपर ब्रेन तक पहुंचा है या कहाँ कहाँ फैला है। सॉफ्ट टिश्यू ऑर्बिट के जहाँ पे जैसे सर ने बताया था कि इधर आंखों के आसपास भी वो जम जाता है काला, तो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस मतलब यहाँ का फैट जितनी जल्दी अफेक्ट होता है वो भी हम CT से बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, CT और MRI में। तो अगली मैम एक डायग्नोसिस क्वेश्चन और जी मैम। मैं वही बोल रही थी कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये जो अपने औजार हैं, जो ये टूल है हमारे हाथ में, CT और MRI ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैम एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि हम कितनी बार तक CT स्कैन करवा सकते हैं, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि एक एक्सरे और एक CT स्कैन कितना हार्मफुल है। तो हाँ मैम प्लीज। जी, यस बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी तो ये चल भी रहा था कि एक CT स्कैन मतलब जीवन में एक CT स्कैन कराने से आपको भविष्य में मेलिग्नेंसी या कहीं भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस स्टेज पे हमें ये तोलना पड़ेगा कि अभी इसकी जरूरत है या हम भविष्य में आने वाली किसी संभावना को लेके अभी अपने वर्तमान की अनदेखी करते हैं। और जो ये अपना समय है, ये पूरा हाई टेक्नोलॉजी का समय है, जो नए CT स्कैनर्स आ रहे हैं वो इस तरह से बने रहते हैं कि उसमें रेडिएशन डोज काफ़ी कम होता है, लिमिटेड होता है। जो हम इसका CT हाई रिजोल्यूशन CT करते हैं वो हम फास्ट मतलब लो डोज CT करते हैं, जिसमें कि फिर जो अपने को रेडिएशन डोज लगता है वो कम हो जाता है, इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार CT स्कैन कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत लगे अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर को लगता है कि नहीं कुछ ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या लंग में और चेंजेस बढ़ गए होंगे या कुछ एम्बोलिज्म हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो CT वो डॉक्टर बोल सकता है और अपने को करवाना चाहिए। बस ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर जब बोले तभी करवाएं, अपने आप से जाके CT स्कैन ना करवाएं। एक CT स्कैन करवाना कितने एक्सरे करवाने के एक्सपोजर के इक्विवेलेंट होता है मैम। एक एक्सरे चेस्ट से तो अवश्य है एक CT स्कैन कराने का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, लेकिन जो नई मशीन्स हैं उससे कम से कम 7 एक्सरे के बराबर ही उसका एक्सपोजर होता है, 5 से 7 एक्सरे। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये तो आम ऐसे वातावरण में भी आपको रेडिएशन लगता ही रहता है, पर ये बीमारी को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए उस पर शंका ना करें। और जो क्वेश्चन रेज हुआ है मैम कि CT स्कैन कराने से क्या इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता या कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं।
कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक धारणा है कि भविष्य में कैंसर होने की संभावना है, लेकिन वही कि अगर भविष्य के कैंसर से डरते रहें और अभी का इलाज नहीं करें, वर्तमान को आप निगलेक्ट कर दें तो भी नहीं चलेगा। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है नई मशीन से डोज बहुत कम लगता है, तो वो कंपैटिबल है। जहाँ तक इम्पोर्टेंसी का सवाल है, वो भी हाई डोज अगर लगता है, मतलब एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक फिक्स अमाउंट डोज का एक्सेप्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा अगर लगे तो ही इम्पोर्टेंसी की संभावना है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। जो रेडिएशन वर्कर्स रहते हैं वो हम भी दिन रात काम करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उतना डोज नहीं लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हो। मैम, जो दर्शक देख रहे हैं आप और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे रिगार्डिंग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स? मैं यही कहूँगी कि ये अपने हाथ में बहुत अच्छा टूल है कि हम जल्दी से जल्दी इस स्थिति को डायग्नोस कर सकते हैं। आपके लंग इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितना ज़्यादा बढ़ रही है डिजीज़ या कम हो रही है, ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के खुद स्वयं जाके ये जांच न करवाएं, क्योंकि डॉक्टर ही आपको गाइड कर सकता है कि आपको कौन से दिन जाना है और किस हिसाब से कितना सीटी करना है, कितनी रिपीटेशंस करना ज़रूरी है। तो इसलिए उसकी सलाह माने और फिर ही सीटी स्कैन कराएं। Thank you so much, ma'am, for your valuable time. तो ये थी डॉक्टर अपर्णा मैडम सोडानी जी, जो कि CHL हॉस्पिटल इंदौर की जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट हैं। आप जहां अपने डॉक्टर के नाम पे जानी जाती है, वहीं आप पारिवारिक पर्वतारोहण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। भैया एक शब्द और मैं कहना चाहता हूँ जी डॉक्टर योगेश सर के माध्यम से रवि दोषी सर ने भी हमें एक मैसेज दिया था जी और जी हम अपने ही कार्यक्रम में व्यस्त रह गए। तो डॉक्टर रवि सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के लिए कुछ टिप्स दी थी, कुछ